बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी अरब में सऊदी अरब के वजीर दिफा के साथ मुलाकात हुई है। एक प्रेस रिलीज जारी की गई है DGISPR की तरफ से और सऊदी हुकूमत की तरफ से। एक जैसी जबान है दोनों की, लेकिन अंदर की कहानी क्या है वो आपके साथ शेयर करनी है। और फिर ईरान ने, जनाब ईरान के सदर ने ऐलान किया। एक तो उन्होंने माजरत की, जो उनके पड़ोसी ममालिक उनके ऊपर उन्होंने हमले किए। दूसरा उन्होंने कहा जनाब हम हमले नहीं करेंगे। इस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब जश्न फतह मना दिया, एक ट्वीट कर दिया। और फिर चंद घंटों बाद ही सूरत हाल जो है, सिचुएशन जो है वो तब्दील हो गई। ये मामला क्या है, लेकिन इससे पहले दो और खबरें हैं जो आप, बल्कि तीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं 55 रुपए, इस पे जो जवाब पेश किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई हैं, वज़रा के बयानात भी आए हैं, लेकिन अवाम को मुतमईन नहीं किया जा सका। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि इन्होंने जो पेट्रोल खरीदा हुआ है वो तो $60 फी बैरल पे खरीदा हुआ है। अब चलो $90 हो गई है, ये $106 भी हो गई है। जो हुकूमत दावा कर रही है कि जनाब आर्मी मंडी में जो कीमत है वो $106 किराया शराया डाल के ना, शायद में भी ये $106 फी बैरल ये बना रहे हैं। चलो ये बात मान लेते हैं इनकी, लेकिन ये जो पेट्रोल है ये तो भाई साहब आपने $60 फी बैरल खरीदा हुआ है। और जो कीमत थी एकदम उसमें ₹55 का इजाफा कर दिया गया। जो साफी हैं, जो मैशदान है, जो माहरीन है तवानाई के शोबे के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि जो कीमतों में इजाफा कर दिया गया है ₹55 फी लीटर, तो ये जो प्रॉफिट है ये किसकी जेब में जाएगा? हुकूमत को क्या फायदा हुआ इसका? वो तो ठीक है जो इन्होंने लेवी लगाई, जिन्हें अब लेवी की वो नहीं बढ़ाई हमने, लेकिन जब कीमत बढ़ गई है तो लेवी ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली जो उसकी मजमूई मालियत है उसमें तो इजाफा हो जाना है ना। अब वो ये कह रहे हैं, माहिरीन जो हैं इस शोबे के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब फर्ज करें कि एक कंपनी ने बाहर से जो तेल मंगवाया हुआ था, तो उसके पास 1 मिलियन टन जो है इन्वेंट्री स्टॉक में पड़ा हुआ, उसके पास पड़ा हुआ है। और ₹55 इजाफे के बाद जनाब 72 अरब का वो प्रॉफिट अपनी जेब में डाल के ले जाएगा। हुकूमत को लेवी या टैक्स की मद में इजाफी रकम जरूर मिलेगी, अगरचे फीसद के हिसाब से इजाफा नहीं किया गया। और दूसरी तरफ जो फरक सलीम साहब हैं, और वो भी माशी अमूर के माहिर हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये 45 दिन पहले जो $65 फी बैरल खरीदा गया था पेट्रोल, तो अब ये जो कीमत मुकर्रर कर दी गई है तो 113 अरब रुपए का इन्वेंट्री प्रॉफिट होगा इनको, जो स्टॉक किया हुआ था उसी का। अब हुकूमत कह रही है जनाब ये कीमतें बढ़ती रहती हैं, कम होती रहती हैं, जब कीमतें कम करती हैं तो वो भी तो स्टॉक पुरानी कीमतों पे खरीदा होता है। यहाँ कितनी मरतबा ऐसे होता है वैसे, सोचने वाली बात ये। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे जो ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसमें इजाफा क्यों नहीं किया जाता? जी 10 दिन का तेल पड़ा हुआ है, 28 दिन का तेल पड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा जनाब जंगी हालात हो जाए, हंगामी हालात हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? अब यही सूरत हाल बन गई हुई। पाकिस्तान जो इस खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल जो है अवाम को दे रहा है। अब ये जो कीमतें बढ़ाई हैं, और मैंने कहा इनके पास कोई जवाब नहीं है जो हुकूमत ने ये किया है। ना भारत ने कीमतें बढ़ाई, ना बांग्लादेश ने कीमतें बढ़ाई, ना श्रीलंका ने, बल्कि श्रीलंका की हुकूमत ने कहा था हमारे पास काफी स्टॉक है, अभी उनके पास स्टॉक है, हमारे पास नहीं है यार। और ये एक और मैं खबर, अच्छा वैसे बाकी ईरान और लीबिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं, वहां तो ₹5 पाकिस्तानी ₹5 फी लीटर कीमत है, वो तो अपना निकालते हैं ना। और दूसरा जो तुर्की है, तुर्की ने क्या ऐलान किया? उनके जनाब मार्च में तो हम कोई इजाफा जुफा नहीं कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में, और अगर हमें इजाफा करना ही पड़ा तो जो टैक्स है, टैक्स उसमें सब्सिडी देंगे। कितने परसेंट? 75%। वो कहते हैं मसलन कि अगर 10 लीरा इजाफा होता है, जो तुर्किया की करेंसी है, तो शहरी को सिर्फ फी लीटर जो है वो 2.5 लीरा इजाफी देना पड़ेगा। ये सूरत हाल है यार, होश के ना कर ले। जो भी सूरत हाल है, हम भी हालत जंग में एक तरह से, और अब तो पूरा खित्ता हालत जंग में है। तो पहले से हमने बंदोबस्ती नहीं करके रखा हुआ था, खबर हमारे पास पूरी थी कि जनाब अब ये हमला होने वाला है।
एक एक पल की खबर हम जनाब ईरान और सऊदी अरब को दे रहे थे, जनाब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये होने वाला है, फलां दिन ये हो जाएगा। अपना बंदोबस्त क्या किया हुआ है? अब अवाम जेड़े सही पिट रहे ने, और रही सी कसर वो जेड़े लोग ने, जेड़े पैनिक क्रिएट करने वाले ने, वो एकदम जनाब नस पे पेट्रोल पंप मार लूं, और हुकूमत ने एक मौका मिलता है, मिल गया, मौका देता है ना कि जनाब ठीक है जनाब, लोग जेड़े ने वो पेट्रोल इकट्ठा करने लगे। अच्छा, मेरी एक बंदे से बात हुई है, सरकारी बंदे के साथ, मुतलका बंदे के साथ। वो कह रहे हैं जनाब हमारा मकसद जो है ना, वो कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा मकसद जो है तेल की बचत करना है। अब तेल महंगा जो हो गया है, तो जो लोगों के लल्ले तलल्ले हैं ना, कि चलो यार फोन आता है जनाब, फलां जगह पहुंचो जनाब, गाड़ी निकालें, वहां चाय पीने चलते हैं, काफी पीने चलते हैं, यहाँ चले गए, वहां चले गए। वो कहते हैं कि वहां जो पेट्रोल खर्च होता है, अब लोग जो है वो कम से कम बचत जरूर करेंगे, ये है। और दूसरी तरफ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, उनमें जो होशरबा इजाफा कर दिया गया है, और फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डीजल की कीमत बढ़ती है, तो उसका तो तमाम जो अशिया है, मसनूआत हैं, उनके ऊपर जो जनाब उसका असर पड़ता है। कि जनाब ट्रांसपोर्टेशन पे बड़ा खर्चा आने लग गया है जनाब। यहाँ से रिक्शे वाला या टैक्सी वाला अगर 150 रुपये पे कहीं पहुंचता था, वो कहते 300 से कम नहीं लेने जनाब मैंने। हालांकि पेट्रोल की कीमत अगर देखी जाए, तो उस हिसाब से जितना इन्होंने किराया बढ़ाया है, वो ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। और दूसरी खबर यह है कि जनाब मलिक रियाज साहब जो हैं, उनका भी घेरा तंग हो रहा है, इमरान खान का भी घेरा तंग हो रहा है। और इनके मलिक रियाज साहब जो बैरिया टाउन वाले, उनके दस्ते रास्त भी हैं, उनके नायब भी हैं, कर्नल खलील रहमान साहब, वो जनाब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए थे, और उनके खिलाफ जनाब 7 अगस्त 2025 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था कि 1 अरब 60 करोड़ डॉलर जो है, सॉरी 1 अरब 60 करोड़ रुपए की उन्होंने जनाब हेरा फेरी की है, इधर उधर की है, लॉन्ड्रिंग लूड्रिंग मनी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब जनाब वो जुर्म हो गया साबित, और उन्हें 10 साल कैद और 25 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है। और ये पैसे भी उससे जो है ये भी कुर्क कर लिए गए हैं कि जनाब ये पैसे भी ज़ाहिर वो देने पड़ेंगे वापस, ज़ाहिर मुजरम जो साबित हो गए। और एडिशनल सेशन जज हैं नुसरतुल्लाह बलोच साहब, उन्होंने इन्हें ये सजा सुनाई है, और ये अदालत से फरार थे, मफरूर थे, तो उन्होंने कहा पुलिस को कि फड़ो और फड़ के सेंट्रल जेल जी है ना रावलपिंडी उत्थे बंद कर दो। अच्छा, इस केस में जो मलिक रियाज हैं वो भी मुलजम है, वो इश्तिहारी हैं, भगोड़े हैं। उनका बेटा अली रियाज, वो भी एक कोई शाहद क्रैशी है, वो कई एक इसमें मुलजमान है। तो एक तो ये कि जनाब ये अगर बंदा जो है ये मुजरम साबित हो गया, तो जो शरीक मुलजमान है जिसके लिए इसने ये की है मनी लॉन्ड्रिंग, वो हवाला हुंडी ये वो जो भी किया उसने, तो जिनके लिए की है, तो वो कैसे सजा से बच सकते हैं? अब तो फिर जरूरत इस अमर की है कि उनको वापस लाया जाए। वापस उन्होंने आना नहीं, दुबई में बैठे हुए हैं, वहां जनाब उन्होंने बहुत बड़ी सरमायाकारी कर दी हुई है, तो वहां की गवर्नमेंट कह दी जनाब असं थानू फड़ा आता, तो जनाब ये जरा इन्हें इतने बहरिया टाउन बनाया, वो तो पुट्ठा बह जाएगा। और दूसरी जो खबर है, वो इमरान खान का, जो मैंने कहा कि घेरा तंग हो रहा है। इमरान खान, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, और 9 मई को जो मुकदमा आता है, मैंने ये कहा GHQ वाला हम मुकदमा है ना, वो प्रोसिक्यूशन ने बहुत जोर लगा के शहादतें इकट्ठी करके बनाया हुआ है। उसमें जो मास्टरमाइंड्स हैं, जिन्होंने साजिश तैयार की, जिन्होंने मीटिंग्स की, वो लोग उसमें जनाब मुलजमान है। 118 उसमें मुलजम है जिनके ऊपर फर्द जुर्म, इमरान खान के ऊपर भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। लेकिन वहां मसला ये हुआ कि उस केस में कोई 47 के करीब लोग ऐसे हैं जो भगोड़े थे, पेश नहीं हो रहे थे। तो एक कानून है जो ये ऑर्डिनेंस का 88 का, एंटी टेररिज्म एक्ट का, तो उसका सेक्शन 19 है, और उसके फिर जल्दी सेक्शन है काफी सारे, उनके तहत जनाब अगर कोई बंदा पेश नहीं हो दीदा दानिस्ता, फिर प्रोसिक्यूशन एक दरखास्त देती है इस दहशतगर्दी अदालत में कि जनाब जो बंदे जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, दीदा दानिस्ता नहीं आ रहे, तो फिर वो उस पर एक इंक्वायरी करती है अदालत, और इंक्वायरी के बाद वो अगर समझती है हाँ जनाब ये हो रहा है, फिर वो कार्रवाई आगे बढ़ाती है। उनको इश्तिहारी जो होते हैं उनका केस अलग करके सुना जाता है, और दीगर मुलजमान जो हैं इस केस में 44 जो हैं गवाह इमरान खान के खिलाफ भुगत चुके हुए हैं, दीगर मुलजमान के खिलाफ भी। तो इसमें बहरहाल जो 47 मुलजमान थे,
तो इसमें जनाब 19 गवाह जो है उनके बयानात कलमबंद किए गए और साबित ये हो गया कि जनाब ये भाई साहबान जो है ना, ये साजिश तैयार करने में 9 मई की साजिश तैयार करने में शरीक थे। इसमें जो इश्तिहारी हैं इनमें कुछ तो जो है जिन्होंने अमली तौर पर हिस्सा लिया। मसलन ये इनके पीटीआई के एक ओहदेदार है, मकामी ओहदेदार, रावलपिंडी कैंट के सदर हैं आतिफ क्रैशी। वो आपने देखी होगी फुटेज, वो तस्वीर आप देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पे, तो वो तो जनाब अमलन बीच में शरीक थे। बाकी जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पैगामात जो हैं वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। गवाहों ने बताया है कि जनाब ये कह रहे थे, ये डायरेक्शन दे रहे थे ये वाले लोग जो है। उसमें जो सजाएं हो गई हुई हैं उसमें उमर अयूब, उनको पहले भी इसी 9 मई के मुकदमात में सजा हो चुकी हुई है। ज़रताज गुल जो है उनको भी सजा हो चुकी हुई है और मुकदमे मुराद सईद को भी हो चुकी हुई है, शिबली फराज को भी हो चुके हैं। सारे भगोड़े हैं, सजाएं हैं। वहां खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ली हुई है और हुकूमत कर कुछ नहीं रही। जिस सूबे में ये मुकदमे दर्ज है उस हुकूमत को चाहिए ना इनकी गिरफ्तारी के लिए वो कार्रवाई करे। वो तो अदालत तो ऑर्डर दे देती है, फाइल बंद कर देती है, पुलिस को ऑर्डर दे के जनाब ये भगोड़े इनको पकड़ के फला जेल ले जाए, और जेल काम को एक हुक्म जारी कर देती है अदालत कि जनाब ये बंदे आएंगे तो इनको आपने रिसीव कर लेना है। ये इनको सजा हुई है और उनकी गिनती सजा की उस दिन से शुरू कर दी जिस दिन आपको ये हैंड ओवर किए जाएंगे। बहरहाल उसमें फिर हमाद अजहर पहले से सजा याफ्ता है, कंवल शोजब उनको भी पहले सजा हो चुकी है, शेख राशिद शफीक साहब जो है शेख रशीद के भतीजे हैं वो वाले। अच्छा, अब इसमें शहबाज गिल को भी सजा हुई है और जुल्फी बुखारी जो है उसको भी सजा हुई है इस केस में। ये दोनों उस वक्त मुल्क से बाहर थे। जुल्फी बुखारी तो 9 मई को पाकिस्तान में नहीं था और जो शहबाज गिल है ये अगस्त 2022 में गिरफ्तार हुआ था और गिरफ्तारी के बाद कोई इसने जगाड़ लगाया और भाग गया मुल्क से बाहर। ये भी 9 मई को पाकिस्तान में नहीं था। तो फिर अहमद चट्ठा पहले भी, फैसलाबाद वाले भी एक और मुकदमे भी उन्हें, सरगोदा वाले में भी उन्हें सजा, ये सारे मौके पे तो मौजूद नहीं थे। इसका मतलब यह है कि जो साजिश तैयार की गई थी 9 मई की, जनाब हमने फौजी तनसीबात पे, फौजी मकामात पे हमले करने हैं, ये सारे उसमें शामिल थे। और उसके सरगना कौन है? इमरान खान साहब। अच्छा, फिर राय हसन नवाज, इनको भी पहले सजा हो चुकी है एक और मुकदमे में। राय मुर्तजा साहब हैं कोई, और शौकत भट्टी, असमान सईद बसरा, शौकत भट्टी को पहले सजा हो चुकी है, एजाज खान जाजी, ये वगैरह इसमें जो है ये मुल्जमान है। अब जो बाहर बैठे हुए हैं तो उनको जो सजा हुई है, अब ये भी इतला है कि जो जूम पे मीटिंग्स होती थी ना, ये जनाब मनसूबाबंदी जो की जाती थी, ये भाई साहबान वहां से शरीक होते थे अजलासों में इमरान खान के साथ। जमान पार्क में इजलास होते थे यार, वहां बैठ के, और कई इजलास तो खुल्लम खुल्ला होते थे, गवाह मौजूद हैं। अब अगर इन लोगों को ये सजा होगी कि जनाब साजिश तैयार की इन्होंने, साजिश में शरीक थे और अमली तौर पे शरीक थे, दो तरह के मुल्जमान थे ना। तो जो साजिश वाले जो है, इमरान खान जनाब अमली तौर पे, जनाब मैं तो अंदर था, लेकिन वो प्लानिंग करके गए हुए थे, हुक्म जारी करके गए हुए थे कि जनाब आपने वहां वहां हमले करने। और फिर जब गिरफ्तार हुआ तो जब अदालत में वो उन्होंने साफियों के साथ बात की तो उन्होंने कहा फिर जब मुझे फौज ने पकड़ा, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था ना, तो फिर ये फौज के सामने वो ये एहतजाज ना करते तो कहाँ करते। और दूसरी इसमें एक और चीज मैं ये बता दूं कि ये जो सजा है ना, ये जो 80 है ना, एंटी टेररिज्म एक्ट, उसका जो सेक्शन मैंने जिक्र किया है 19, उसके आगे जंडी सेक्शन हैं, काफी सारे दफात हैं, तो उसमें ये है, उसमें ये इनको एक रायत मिल जाती है। वो ये है कि 2 माह का टाइम अदालत ने दिया है इनको कि 2 माह के अंदर अंदर भाई साहब आप सरेंडर करें और अदालत को ये बताएं कि जनाब हम जो है दिद्दा दनिस्ता वो गैर हाजिर नहीं थे, वजह बताएं कि क्यों जनाब आप पेश नहीं हो रहे थे अदालत में। तो फिर इनका जो है ट्रायल है वो असरे 9 ट्रायल जो है वो शुरू होगा, यानी ये वाली सजा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और ट्रायल जो है मेरिट्स पे, हालात व वाकयात के मुताबिक फिर नए सिरे से शहादतें होंगी, पूरा ट्रायल जो है वो दोबारा होगा। अगर ये अपील दायर करना चाहें फिर भी इनको सरेंडर करना पड़ेगा। और एक और चीज इस कानून में ये बता दूं कि इनको ये 2 माह वाला टाइम दिया ना अदालत ने कि 2 माह के अंदर अंदर जनाब ये अपने आप को सरेंडर करें, गिरफ्तारी दें अपनी, लेकिन उसके बाद भी अगर ये पेश हो जाते हैं
और ये वजह बयान कर देते हैं, अदालत को मुतमिन कर देते हैं कि सर हम इस वजह से, जज को मुतमिन कर देते हैं कि सर इस वजह से हाजिर नहीं हो पा रहे थे। तो फिर भी इनका जो ट्रायल है दोबारा ये ट्रायल होगा, अपील में भी जा सकते हैं। और दूसरा जो मैंने वो जिक्र किया है जंग वाला, ईरान और इसराइल वाली जंग वाला, तो ये कल बड़ा शोर मचा रहा। अच्छा वैसे ना पाकिस्तान जो है इसमें बहुत सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि जंग ना हो, ये अरबों की और ईरान की। अच्छा अब ये जो हमारे फील्ड मार्शल गए हैं वहां पे, चलो नहीं पहले इससे पहले देख लेते हैं जब हमारी हुकूमत, हमारे वजीर आजम ने अपने कितने ही हम मनसूबों के साथ बात की। ये सिर्फ जो है हमारे वजीर खारजा, अच्छा वैसे वजीर दाखिला ने भी बात की है सऊदी अरब के वजीर दाखिला के साथ मोहसिन नकवी ने, और उसने ईरानी हुकूमत के साथ भी रबते किए हैं और सऊदी हुकूमत के साथ भी वो रबते कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनका कोई मसलक का भी इशू है ना, ईरान के साथ तो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं उनके, और सऊदी अरब के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। वो फील्ड मार्शल के साथ दौरों पे भी जाते हैं वहां पे। अच्छा बहरहाल ये जो हमारे साहब हैं इन्होंने 2 दिनों में पता नहीं कितनी मरतबा कितने वज़ीर खारजा के साथ बात की है। ये 2 मरतबा तो उन्होंने जो ईरान के वज़ीर खारजा हैं सैयद अब्बास अरागची उनके साथ बात की। एक उन्होंने 6 मार्च को ये रात 9 बजे के करीब उन्होंने साकदार साहब ने उन्हें फ़ोन किया है, रब्ता हुआ है, और फिर 7 मार्च को फिर उनकी रात 8 बजे के करीब उनका और ईरानी वज़ीर खारजा अरागची का आपस में रब्ता होता है। फिर वो 7 मार्च को ही 7 बजे रात को डार साहब जो हैं वो जो सेक्रेटरी जनरल हैं गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के, उनके साथ बात करते हैं। अरबां दी कौंसल है ना, कल उन्होंने इजलास भी हो रहा है ना अरब लीग का, तो बहरहाल वो उनके साथ भी बात करते हैं। फिर जनाब उनकी जो बात होती है 7 मार्च को दोपहर 2 बजे, वो जो यूएई के वजीर खारजा हैं अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान उनके साथ बात होती है। 7 मार्च को ही 1 बजे दोपहर वो बात करते हैं मलेशिया के वजीर खारजा मोहम्मद हाजी हसन के साथ। फिर 7 मार्च को 12 बजे, यानी जी आप देखें वजीर खारजा जनाब किमें वो एक कह सकते हैं कि लट्टू की तरह बेचारा घूम रहा इन्हों के दरम्यान, शटल काक बनया है। अच्छा बहरहाल वो 7 मार्च को 1 बजे दोपहर उनकी जनाब मलेशिया के वजीर खारजा से बात हुई। 7 मार्च को 12 बजे जो है वो जो दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल हैं उनके साथ उनकी बात होती है। वो एक तो इलाके की खिते की बात करते हैं, दूसरे वो कहते हैं जनाब साढ़े इलाके च हालात बड़े खराब हो गए हैं। जो 9 मार्च में लंदन च कामनवैल्थ डे के मौके पर इजलास हो रहे हैं ना दौलत मुश्तरका का, असी नहीं थे आना। और फिर इससे पहले 5 मार्च को वो अजरबैजान के जो हैं वजीर खारजा से बात करते हैं। इससे पहले 3 मार्च को भी वो उनके अजरबैजान वालों से बात करो, और बात क्या कर रहे हैं कि भाई साहब जो ड्रोन डिगे ने ईरान नहीं सुट रहा, वो कोई और सुट रहा, चले ना वो रुका ना उनको। अजरबैजान ने पहले दिन बड़ा वो गुस्से वाला एक बयान दिया था, फिर बाद में वो खामोशी एकदम हो गई। और फिर इन्होंने जनाब 4 मार्च को जो तुर्किया के वजीर खारजा उनके साथ बात की, उसी दिन उनकी मिस्र के वजीर खारजा के साथ बात होती है। फिर 5 मार्च को उनके जनाब जो कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ बात होती है। बात क्या हो रही है कि जंग रोको यार, कोई तरीका लभो, ये जेडे अरब और ईरान जेडे आ आपस में लड़न, खलीजी रियासतां जेडियां वो रिटेलीएट ना करन, और नहीं कर रही हो उस तरीके ना जिस तरह इसराइल चाहता सी या जिस तरह वो चाहता सी ट्रंप साहब चाहते सी, उस तरह तो हो ही नहीं रहा। और दूसरी जो हमारे गए हैं वहां पे फील्ड मार्शल सऊदी अरब, अब ये हुआ क्या, अब वहां का जो अरब मीडिया है ना वो अंदर की कहानी खोल रहा है, वो बयान कर रहा है सऊदी मीडिया जो है। हालांकि सऊदी मीडिया जो है उस पर काफी पाबंदियां हैं, वो सरकार की इजाजत के बगैर, जैसे चीन वाले जो हैं उनके जो मुबसरीन हैं वो रियासत की पॉलिसी के बरक्स को बयान नहीं दे सकते। ये पाक भारत जंग में उनके एक गाओ समथिंग को नाम था, वो बता रहा था जनाब हमने कैसे फेंटा लगाना है, पाकिस्तान ने कैसे फेंटा लगाना है, चीन क्या करेगा,
और इंडिया दी हार गई, वो सारी जेड़ियां गल्लां वो सारा जो कुछ बयान तबसरा करते थे वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे जो सरकार उन्हें प्रोवाइड करती थी। अब वहां का जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि जनाब जब इन्होंने फायर किया ना उसके ऊपर वो मिसाइल मजूल फेंके हैं जो अरामको इनकी ऑयल रिफाइनरी है वहां पे, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये हम जवाबी हमला करने वाले थे। सऊदी अरब वाले ये कहते हैं, वो कहते हैं जनाब फौरी तौर पे पाकिस्तान ने हमें रोका और फील्ड मार्शल इसी सिलसिले में हमारे पास आए और उन्होंने हमें ये सबूत दिए हैं, इंफॉर्मेशन दी है कि जनाब ये जो रिफाइनरी पे हमला हुआ है ये इन्होंने नहीं किया, ईरान ने नहीं किया, बल्कि ये इसराइली हैं जिन्होंने हमला किया है ताकि आपस में लड़ाई शुरू हो जाए। अब जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर की सऊदी वज़ीर दफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात होती है, तो ये दो शख्सियात के दरमियान मुलाकात नहीं थी, वहां इनकी टीम भी मौजूद थी, आसम साहब के साथ भी लोग थे और उनके साथ भी पूरी टीम थी, और वहां जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी हुई है और पूरा जायजा लिया गया है। और वहां ये कहा गया है जनाब ईरान जो है वो हमें यकीन दहानियां करवा रहा है कि जनाब नहीं हमला करेंगे हम, तो आप जो है तुसी भी गुस्सा थोक दो। लेकिन बहरहाल फिर वहां जो बयान जारी, वहां की वजारत दिफा जो है उसने एक प्रेस रिलीज जारी की और सेम वही उसका तर्जमा जो है वो DGSPR ने जारी किया और वहां ये दोनों बयानात में एक ही बात है कि मुलाकात में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सूरत पर तबादला किया गया। दोनों रहनुमाओं का हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे के तहत इक़दामात का वो जो मामला वो ज़ेरे गौर है, तो वो वही जो पाकिस्तान का और उनका जो है वो माहदा है। अच्छा, वहां जो इस माहदे को लेके और ख़ास तौर पे इसहाक डार ने जो पॉलिसी बयान दिया था पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, जनाब हमने ईरान को फौरी तौर पे बता दिया था, राब्ता किया था, जनाब आप चाहते क्या हैं ये बता दें हमें, क्योंकि हमारा उनके साथ एक माहदा है, दिफाई माहदा है। तो उसके बाद जनाब वहाँ का जो मीडिया और वहाँ के जो अवाम है उन्होंने जनाब कम चुप कर रखा है पाकिस्तान का। अभी वहाँ के एक तजदीनगार हैं, वो ये कह रहे हैं मैं पाकिस्तान को जनाब बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, हमने आजमाया हुआ है इस दोस्त को, आजमाया हुआ दोस्त है, जब हमें जरूरत पड़ी जनाब आप एयरफोर्स भेज दें, फलां भेज दें, बल्कि उन्होंने तो कुछ और चीजें भी कहा कि वो भेज दें, तो पाकिस्तान जनाब 1 मिनट नहीं लगाएगा, जितनी देर ये आने जाने में लगना है ना बस उतना ही टाइम लगना है, वो ये कहते हैं। लेकिन उसके जवाब में जो हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने कहा तुम भी तो कदी हो ना, किसी तुम आवाज दी है कि $10 अरब की सरमायाकारी कर लो, तो $10 अरब लैके तुम भी तो आओ ना कदी, ये सारिया जिम्मेदारियां साडियां ही हैं, गल ठीक है उन्होंने भी। अच्छा, बहरहाल वहां फिर ये उन्होंने ये कहा कि जनाब उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की ईरान जनाब दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा, समझदारी का मुज़ाहरा करेगा और महतात अमली से दोस्त ममालिक को इस बहरान से निकलने में मदद मिलेगी वगैरह वगैरह, इस तरह की ये बातें हुई हैं। अब इस मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि ईरान के साथ बात हुई है फिर कि जनाब असी उन्होंने कमिटमेंट की हुई है, असी थोनू जमानत लैके दी सी, तुसी बात नहीं आ रहे। ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है जवाब में वो ये है कि जनाब ये आपने गारंटी दी हुई है कि जनाब जो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा जो सऊदी अरब है हमारे खिलाफ, लेकिन वहां से मिसाइल आते हैं तो हमें वहां तो मिसाइल मारने देना। अब मुझे थोड़ी सी ना कोई अंडरस्टैंडिंग लग रही है। अब ये देखें, जब सऊदी अरब के ऊपर मिसाइल अटैक होता है तो वो गिरा लिया जाता है। दुबई, बहरीन, कुवैत, इवन जो इनके जहाज हैं, बहरी जहाज, अब्राहम के ऊपर जो अब्राहम लिंकन के ऊपर जो मिसाइल और ड्रोन वगैरह गए हैं या तेल अवीव में जो जा रहे हैं वो रोक के नहीं जा रहे, वहां आग लगी हुई है और जो बंकर हैं वो जनाब टूट रहे हैं, अंदर लोग जो है धस के मर रहे हैं। ये इधर कुछ और सूरत हाल है। एम्बेसी के ऊपर हमला होता है और CIA के ऑफिस के ऊपर हमला होता है, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पे अब यही देखें प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है वहां बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका हमला हुआ, वहां जाता भी एक आध मिसाइल है। ये भी देखे ना, वो जो हमारे वजीर खारजा ने कहा था जनाब ये आपस ना हल्का फुल्का ही काम आ, बाकी जगह तरह नहीं है बाकी जितना खिते च हो रहा इन्होंने दोनों का। तो बहरहाल ये पाकिस्तान महादे के तहत जाने का तो पाबंद है, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान को इसमें बतौर फरीक हिस्सा ना लेना पड़े।
और दूसरी बात ये है कि ये अभी वो मैंने अर्ज किया ना, ये उन्होंने कहा था मसूद पज़ेश्कियान जो हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने ये बयान दिया था कि पड़ोसी ममालिक जो हैं उन पे हम हमले नहीं करेंगे। अच्छा, अब इस बयान के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुझे माजरत करनी चाहिए, यानी मैं माजरत खा हूँ अपने जो ब्रदर जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके ऊपर जो हमले किए, इस हवाले से आगे कुछ और बातें भी नहीं की। लेकिन इतनी बात सुन के जनाब, माजरत की बात सुन के, और जनाब हमले नहीं करेंगे, तो जनाब ये ट्रंप साहब ने जनाब कम चुक देता। उन्हें क्या जनाब, ईरान जिसे हम मार जहन्नम वासल कर रहे हैं, मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसने माफी मांग ली है। और मशरिक वस्ता के जो पड़ोसी हैं उनके सामने हथियार डाल दिए हैं। ये ट्रंप साहब फरमा रहे हैं, ये ट्वीट किया हुआ उन्होंने। और वो कहते हैं जनाब, और वादा किया है कि मजीद गोली नहीं चलाएगा, यानी हथियार सुट देते हैं ईरान ने। और वो कहते हैं जनाब ये क्यों होया, जिदी वजह ना होया वो नहीं पता वजह ओदी वजह ना हो जेड़ा दिहाड़ी च दो फोन करते हैं, जेडे कभी कोई वजीर कर रहा, कभी कोई वजीर कर रहा, कभी फौज का आपस राबता हो रहा। अच्छा, बहरहाल वो ये कहते हैं जनाब ये इसराइल और अमरीकी हमले जो है ना, उन्होंने जनाब फेंटा बड़ा लाया से, और ये मशरिक वस्ता पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था ईरान। और जनाब ये जो इलाके का बदमाश बना हुआ था, बदमाश नहीं रहा। ट्रंप साहब कह रहे हैं पहली मर्तबा ईरान जो है हजारों सालों में मशरिक वस्ता के आसपास के ममालिक से हारा है, हजारों सालों। ट्रंप की तारीख भी कमजोर है मेरे ख्याल, हिस्ट्री के बारे में कोई नहीं पता, कोई नहीं है। वो हजारों साल कितने हो गए यार। ये जंगे कादसिया कदों हुई सी, अरब मुसलमाना ने ईरान ਨੂੰ फतह किया सी, तो ऐसे खिते के लोग सी ना, ट्रंप ਨੂੰ नहीं मेरे ख्याल पता है इस गल का। अच्छा, बहरहाल वो कहता है ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना खलीजी ममालिक, वो मुझे कह रहे हैं थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप। तो मैंने कहा यू आर वेलकम। ये ट्रंप साहब अपना एक ड्रामा लगा के बैठे हुए हैं। फिर वो कहते हैं जनाब वो जो दहाइयों तक जनाब ने हथियार डाले थे, उसने हथियार डाल दिए जनाब, वगैरह वगैरह, वो अब हम उसको और एक बड़ा हमला करने वाले हैं, मुकम्मल तौर पर जनाब तबाह कर देंगे। ये ट्रंप साहब ने बढ़के मारी नहीं। अच्छा, अब जो मसूद पज़ेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने बयान जो है वो बतौर प्रेसिडेंट नहीं दिया। वो जो कमेटी उनकी अबूरी क़यादत कौंसल जो सुप्रीम लीडर की जगह काम कर रही है, उसमें ये फैसला हुआ। उन्होंने उस फैसले को अनाउंस किया है कि जनाब ये कौंसल ने मंजूरी दे दी है कि हमने जो हमसाया ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक, वहां अब हमले नहीं करने। लेकिन उन्होंने जो बात की है वो मशरूत बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती तो हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन सरजमीन तो इस्तेमाल हो रही है। अब ये देखें, उन्होंने एक तो वो मैंने कहा ना बैलिस्टिक मिसाइल मारा है वहां पे जो एयरबेस पे सऊदी अरब में, और दूसरा उन्होंने जो है ये जो ड्रोन के साथ हमला किया है बहरीन पे, और ड्रोन के साथ ही उन्होंने दोहा पे, और ड्रोन्स के साथ ही बल्कि मिसाइल भी उन्होंने मारे हैं यूएई में। अब देखें यूएई में आग भी लग जाती है बिल्डिंग्स को। अब भी वहां जो मीडिया हाउस है वहां पे आग लगी हुई है। अब दोहा, बहरीन और इधर उधर तुर्किया पे भी नहीं कर रहा वो। तुर्किया पे एक मिसाइल जो है वो नेटो का जनाब आ रहा था, हमने रोक लिया, और तुर्किया समझ गया कि नहीं भी जनाब ऐसा नहीं पता तुझे की ड्रामा कर रहे हो। इसी तरह सऊदी अरब भी एक अदर जो है वो। और मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं ये बराबर होंगी। अब ये उन्होंने जो ईरान के सदर उन्होंने कहा कि जनाब ये जब सुप्रीम लीडर हमारे जो हैं वो शहीद हुए हैं, तो उसके बाद उससे पहले ही डायरेक्शन जारी हो चुकी थी जो कमांडर्स हैं फौज के कि जनाब आपने ये करना, और वो अपने तौर पे अज खुद ये फैसले कर रहे थे और अज खुद हमले कर रहे थे। अब वो कहते हैं जनाब वो कमान आ गई है, ये जो अबूरी क़यादत कौंसिल है, तो अब हमने मना कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं करना। लेकिन इसकी थोड़ी देर बाद ये हमले शुरू हो जाते हैं। अब इसकी वजाहत भी कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा हमने तो मशरूत तौर पे कहा था अगर इनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी तो हम भी नहीं करेंगे। और वो कहते हैं हम इन मुल्कों के ऊपर नहीं कर रहे हमले, हम वहां हमले कर रहे हैं जहां से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। यानी वो जो बेसिस जो है इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका,
उन पे हम हमले कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल फिर उनके जो इस कौंसिल के, बुरी कौंसिल के जो एक रुकन है गुलाम हुसैन मोहसिनी एजी साहब, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये हमले जारी रहेंगे, निशाना बनाते रहेंगे जब तक उनकी जो सरजमीन है हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी। वो कहते हैं कि वो उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो कहते हैं हमने मशरूत तौर पे ये कहा था, और वो कहते हैं जनाब सरेंडर करने को भूल जाओ। अच्छा, वैसे ना 18 जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं अमेरिका की, उन्होंने जनाब ये मुश्तरका एक रिपोर्ट दी है ट्रंप को कि भाईजान रजीम चेंज ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਰਜੀਮ ਥੋੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉੱਥੇ। ईरानी ਜਿਹੜੇ ईरानी नस्ल लोग ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤਾ ਪਿਆ ਹੈ इसराइल ਨੂੰ भी और ट्रंप ਨੂੰ भी। ट्रंप ने जनाब पहलों भड़क मारी, फिर कहना जनाब पता नहीं रात को कितने बड़े बड़े हमले करने हैं और पता नहीं किहड़े किहड़े जहाज मेरे जाने हैं। और दूसरे पासे ईरान जिहड़ा वो बड़ी समझदारी दे नाल असला ही बचा रहा अजकल और हमले भी कर रहा, और उन्होंने जिहड़ा दफाई निज़ाम आ, एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने भी डिस्टर्ब कर रहा, उन्होंने भी नकारा कर रहा, असला भी खत्म की जा रहा उन्होंने। तो बहरहाल ये जंग जिहड़ी है ना इदां दे बयानात दे नाल, ये ना ट्रंप के बयानों नाल रुकनी है धमकियां दे नाल, और ना ही ईरानी सदर जिस तरह गुड जेस्चर देने की कोशिश कर रहे हैं उहदे नाल जंग रुकनी है। अगर जे गुड जेस्चर दिता सी, इन्होंने बयान दिता सी, तो रुक जाते। पाकिस्तान भी यही चाहता, और मैनू यह लगता पाया कि ये जो कुछ हो रहा, जो कुछ तुर्किया कर रहा है, जो कुछ सऊदी अरब कर रहा, जो कुछ ईरान कर रहा, पाकिस्तान उन्हां दियां कार्रवाइयां तो, पेशगी बहुत सारे मामलों तो अगाह वा। असी बड़े वैसे मुश्किल दौर दे विच फसे हुए हैं। साडी जिहड़ी ना खारजा पॉलिसी मुश्किल तरीन दौर है इस टाइम। एक पासे साडा ईरान हमसाया, दूसरे पासे साडे महादे ने, साडे उन्होंने बरादराना तलकात ने, वो सरमायाकारी के मामलात ने, फिर साडे लोग उत्थे जिहड़े ज़रे मुबादला भेजते हैं वो ने, फिर साडे एक पासे जनाब अफगानिस्तान वाले बैठे ने, उत्थे उन्होंने निबड़ते पे असी, तो असी तो बड़े मुश्किल हालात च। लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़े मजबूत असाब के लोग ने जिहड़ी साडी खारजा पॉलिसी बना के बैठे हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि असी भी इंशाल्लाह निकलांगे। और जिहड़ी आपस अरबां नूं ते ईरान नूं लड़ाने की कोशिश है ना, गल्फ नूं ते इन्हां नूं, वो भी इंशाल्लाह असी कोशिश जिहड़ी नाकाम बनावांगे। बाद हो सकदा सानूं भुगतना पवे इहदा, ये भी तुहानूं दस दवां। ये भी हो सकता कहणगे तुसीं यार असीं उन्हां नूं लड़वा रहे सी, तुसीं विच एवें विच आके जनाब नंबरदार बन गए, तुसीं कौन हो तिन्नां चों 13 चों। हो सकदा कल नूं ये सूरत हाल भी बन जाए। लेकिन बहरहाल मैं ते अल्लाह दे घर च चंगे दी ही तवक्को रखदा, उम्मीद रखदा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।